यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल है अपना, यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर 15 रहेगा, ठीक है। जो टेस्ट नंबर 14 था वहाँ तक हम लोग यहाँ क्या है कर चुके थे, राइट। और आज यहाँ से डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 15 को देखेंगे, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका भारतीय शासन, राइट। जो इंडियन गवर्नेंस है इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर इंडियन गवर्नेंस वैसे ही आपका मेंस का टॉपिक होता है। भारतीय शासन जो है हमारा, ये पॉलिटी और जो गवर्नेंस होता है वो मिलाकर इसको पढ़ते हैं मेंस में। लेकिन अभी क्या यूपीएससी ना कुछ टाइम से गवर्नेंस के भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछने लगा है, कुछ ट्रेंड बढ़ गया। जैसे कि यहाँ पर मेंस के जो भी टॉपिक हैं, राइट, ये आपको छोड़ने नहीं है, वो उनको लेकर के आपको टॉपिक यहाँ पर उससे लेकर के क्वेश्चन प्री में फ्रेम कर रहा है यूपीएससी, है ना। लास्ट टाइम भी किया है, देखो तो करीब 2025 में और 24 में दोनों टाइम में किया है ऐसे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो जितने भी यहाँ पर टॉपिक मेंस के हैं उन सब टॉपिक को मैं लिख के कवर करके चल रहा हूँ। यहाँ पर भारतीय शासन जो पेपर 15 नंबर है इसकी बात नहीं है, जितने भी मैंने पेपर कराए यूकेटी के उसमें मैंने आपको मेंस के टॉपिक से ही कवर कराया क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कोई आपको छूटने नहीं पाए। तो देखते हैं यहाँ से टेस्ट नंबर 15 को, और यहाँ पर क्या क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखो सिलेबस मैंने दे रखा है, क्या क्या इसमें टॉपिक आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी है लेकिन यहाँ पर जितना यहाँ पे आएंगे फ्रंट पे उतना मैंने आपको दिखाया इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट से भी परचेस कर सकते हो टेस्ट पेपर को आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहले यहाँ पर है ये उपभोक्ता को खतरनाक वस्तुओं की विपणन के विरुद्ध यहाँ पर संरक्षण अधिकार प्रदान करता है। पहला क्या होगा, देखो पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात बोला यह अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक उपभोक्ता को उचित फोरम के समक्ष यहाँ पर अपनी शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। ये भी बात आंसर क्या होगी, करेक्ट होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यह नियम उपभोक्ताओं की जो उनकी शिकायत होती है उसके निवारण के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक यहाँ पर त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक मशीनरी होती है, जिसे आमतौर पर उपभोक्ता फोरम कहा जाता है, उसमें अपना सुनवाई का अधिकार कर सकता है, ठीक है। तीसरी बात है, उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं तक पहुँच के लिए आश्वस्त होने का अधिकार होता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धी है इसको कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं तक पहुँच के लिए आश्वस्त होने का अधिकार वास्तव में चयन अधिकार होता है, जो राइट टू चूज उसका एक पहलू है, जिससे यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हों, ठीक है। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे 1996 के अधिनियम के तहत यहाँ पर एक अलग अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया था, ठीक है। यह अधिकार बाद में उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 के अधिक रूप से शामिल किए गए थे, तो ये बात इसमें गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, सही पूछा है तो ओनली 1 2 करेक्ट है। यहाँ से ए बात, ए स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का। एक तो लोक शिकायत निदेशालय, ये आपका कैबिनेट सचिवालय में आएगा, क्योंकि लोक शिकायत निदेशालय जिसको डीपीजी बोलते हैं ये नागरिक की शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होता है। सेकेंड बात, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि प्रत्यक्ष लाभ जो अंतरण मिशन है, टीबीटी मिशन जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन, ये सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को संभालता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार अभिसमय, तीसरा क्या होगा, तीसरी बात यहाँ से राष्ट्रीय प्राधिकरण जो है रासायनिक जो हथियार है अभिसमय, ये भारत के रासायनिक हथियार सम्मेलन के दायित्व को पूरा करने के लिए स्थापित और राष्ट्रीय फोकल पॉइंट होगा। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा दूसरे का हो जाएगा यहाँ से डी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। पहली बात यहाँ से इसे बोले ये एक सदस्यीय आयोग होता है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित किया गया, राइट। तो यहाँ से पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर एक बहुसदस्यीय आयोग नहीं होगा, मतलब बहुसदस्यीय आयोग होगा ना कि सदस्यीय आयोग है, ये बात गलत हो जाएगी। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहली बात गलत है। सेकेंड, सदस्य की सेवा शर्तें और पदावधि संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ये भी बात गलत है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें जो होती है इनकी पदावधि संसद द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, और आमतौर पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ओनली, अच्छा दोनों बातें गलत है तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है चौथा, सेवोत्तम सेवा प्रदाय उत्कृष्टता मॉडल के संबंध में विचार करना है। इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। पहली बात,
करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके द्वारा नागरिक चार्टर की कमियों को दूर करने के लिए सेवा वितरण और जो उत्कृष्टता होती है उसमें विकसित करने को लेकर किया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसके अंतर्गत प्रबंधन प्रणाली आवश्यकताओं समुच्चय का अनुपालन दर्शाने के लिए प्रमाणीकरण मानक भारतीय ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, आपका जो आंसर होगा दोनों बातें करेक्ट है। सी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में मेघालय युग से जोड़ा गया है, इस संदर्भ में विचार करना देखते हैं। ये प्लीस्टोसिन श्रृंखला का एक भाग होगा। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहां से जो रहेगी 5वीं की, ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर मेघालय युग होलोसिन युग की 3 उप विभाजन का सबसे ऊपरी और नवीनतम आयु, ना कि प्लीस्टोन श्रृंखला का हिस्सा। ठीक है, होलोसिन युग लगभग 11,700 साल पहले हुआ था, तो बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात, इसके साक्ष्य मामलुह गुफा संरचनाओं में पाए गए हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके साक्ष्य से यहाँ पर पाए गए थे, और ये स्टेलेग्माइट चूना पत्थर की संरचनाओं ऑक्सीजन समस्थानिक के रिकॉर्ड में आते हैं। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, इसे विश्व मौसम संगठन द्वारा घोषित किया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, किस यहाँ पर इसे अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ है, इसके द्वारा घोषित किया गया था, तो यहाँ पर बात मौसम संगठन द्वारा इसको नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर डी, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन समिति संस्थान की अध्यक्षता की जाती है? आंसर हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर, 6 का जो करेक्ट आंसर होगा आंसर आपका ये जाएगा, एक तो राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग, बात करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री से संबंधित मंत्री सदस्य होते हैं, वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये भी बात यहाँ से सही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर इसके महानिदेशक प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, राइट, इसके पदोन्नति होते हैं। तीसरी बात है नाभिकीय कमान प्राधिकरण। नाभिकीय कमान प्राधिकरण ये निकाय भारत के परमाणु हथियार कमांड और कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। लोकपाल चयन समिति, लोकपाल चयन समिति जो है लोकपाल अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो यहाँ से सभी आंसर करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 7वां, विश्व सीमा शुल्क संगठन के बारे में विचार करना है। ये WTO के अंतर्गत एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, पहली बात 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर WCO मतलब यहाँ पर जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है, ये एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है, ये WTO के अंतर्गत नहीं आएगा। सेकेंड बात है इसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय WCO में भारत के प्रतिनिधित्व हेतु नोडल एजेंसी होगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBIC जो वित्त मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, WCO में मामलों में नोडल एजेंसी होगा, ना कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में, तो ये बात गलत हो जाएगा। आंसर ओनली 2 करेक्ट है। 7वें का क्या होगा आंसर? सी मतलब केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8वां है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग संस्थान, ठीक है, उसके बारे में बोला है, और यहाँ पर भारतीय विधि आयोग, इनमें से कितने निकाय प्रकृति में सांविधिक है? ठीक है, बताना है आपको कितने यहाँ पर सांविधिक होंगे। देखो यहाँ तक तो पहला बोला है कि यहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राइट, यहाँ पर क्या है, ये जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है ये आपका सांविधिक है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, पहली बात सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सांविधिक निकाय है, क्योंकि यहाँ पर 1996 अधिनियम था विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, उसके तहत पर स्थापित सामाजिक निकाय है, दोनों बातें सही हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, तीसरी बात भी यहाँ पर जो ये अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित सामाजिक निकाय, और भारतीय विधि आयोग ये कार्यकारी निकाय है जिससे सरकार के आदेश द्वारा स्थापित किया गया है, लेकिन इसे अक्सर इसकी भूमिका और इसके कार्य के सामाजिक निकायों के साथ वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात इसकी करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा? चारों बातें यहाँ से करेक्ट है, डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कभी कभी यहाँ पर सुर्खियों में रहने वाली
आदर्श रियासत समझौता शब्दावली निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? आंसर हो जाएगा नंबर का, ये संदर्भित करती है सार्वजनिक निजी भागीदारी को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भागीदारी जो है पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, ठीक है, जो आदर्श रियासत समझौता है शब्दावली मुख्य रूप से सार्वजनिक निजी जो भागीदारी है इसकी परियोजनाओं को विशेष बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में उपयोग की जाती है और ये सार्वजनिक निजी संस्थाओं के बीच अधिकारों और जिम्मेदारों को भी परिभाषित करने वाला एक कानूनी मानक ढांचा होता है। क्वेश्चन 10 है, 10वां नंबर। डिजिटल पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डीपीआई के बारे में विचार करना है। डीपीआई को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वह बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं को बिना सेवा के बाधा जोड़ सकें। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पहले स्टेटमेंट होगा, पहले की बात कर रहा है, क्योंकि जो डीपीआई बोला है डीपीआई को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वह बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं के बिना सेवा को बाधा जोड़ सकें। पहली बात क्या होगा, तो उसी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डीपीआई का जो मूल डिजाइन है सिद्धांत, ये मापीता मतलब स्केलेबिलिटी जो होता है, और यहाँ पर विश्वसनीयता ये सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ पर करोड़ों उपयोगकर्ताओं बिना किसी रुकावट के इन सेवाओं का उपयोग कर सकें। और ठीक वैसे ही जैसे पर भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे कि बिजली, सड़क है ना, इस पर काम करते हैं। तो पहली बात इसकी करेक्ट है। आधे सेकंड स्टेटमेंट में इसमें बोला है, यहाँ पर सेकंड होगा, तीसरा नहीं है। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड बोला है डीपीआई का एक प्रमुख उद्देश्य डिजिटल सेवाओं में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो डीपीआई है एक केंद्रीकृत प्रणाली है। ठीक है, ये खुले मानकों, अच्छा डीपीआई एक केंद्रीकृत प्रणाली नहीं होगी, राइट, ये डीपीआई एक केंद्रीकृत प्रणाली नहीं है, राइट। ये खुले मानकों पे जो ऑपरेबल बिल्डिंग है उसके ब्लॉक्स पर आधारित होती है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो विभिन्न जो सरकारी विभाग होते हैं ना, उसके यहाँ पर निजी कंपनी जो होती है उसके आधारभूत जो संरचना होती है, जैसे कि मान सकते हो यूपीआई, उसके ऊपर अपने समाधान को बनाना और स्वाभाविक रूप से डिजिटल परिदृश्य को विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। तो यहाँ से ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। पहला भी करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट है। आंसर यहाँ से 1 और 2 दोनों बातें सही हैं। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी के बारे में विचार करना है। देखते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के संबंध में विचार करना है। इस अधिनियम, ये भी स्टेटमेंट मिस्टेक हो गया इसमें, 1 2 होगा, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुधारने और हटाने का अधिकार प्रदान करता है। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ऐसे ये करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात होगी यहाँ से सेकंड बात में बोला है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुधारने और हटाने का अधिकार प्रदान किया जाता है। सेकंड बात यहाँ से ये गलत है, ठीक है। सेकंड बात इसकी गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये अधिनियम सभी प्रकार के गैर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर समान रूप से लागू होता है, राइट। और जैसे कि यहाँ पर नाम से पता चलता है कि यह अधिनियम मुख्य रूप से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण पर लागू होता है और गैर डिजिटल जो डेटा उसके अंतर्गत नहीं आएगा, सिवाय यहाँ पर उस स्थिति में जब उसके ऑफलाइन डेटा को बाद में डिजिटल के रूप में बदल दिया जाता है। तो ये बात इसकी गलत होगी, है ना। तो देखो पहली बात यहाँ से इसकी क्या है, स्टेटमेंट कितने दे रखे हैं, स्टेटमेंट 2 ही दे रखे हैं। तो यहाँ से देखो पहली जो बात है यहाँ से करेक्ट थी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी है, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है कि गैर डिजिटल इसमें नहीं शामिल होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर डिजिटल की बात की जा रही है, तो ये बात गलत होगी। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर है शासन व्यवस्था जो है, शासन व्यवस्था गवर्नेंस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई, उसके बारे में विचार करना है। एआई आधारित प्रणालियों का उपयोग नीति निर्माण में नीति निर्माण में आगे क्या है, डेटा आधारित जो निर्णय लेने को बढ़ावा देता है, ठीक है। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से जो 12 नंबर स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड बात, एआई का प्रशासनिक उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही में जो जुड़े जोखिम है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देना। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो एआई है इसकी पारदर्शिता को बढ़ाना, लेकिन ये पूरी तरह से जोखिमों को समाप्त नहीं करता है। लेकिन एआई जो है वो मॉडल में पूर्वाग्रह जो ब्लैक बॉक्स होता है प्रकृति, राइट, और यहाँ पर डेटा गोपनीयता के संबंध में नए जोखिम पैदा होता है, जिससे यहाँ पर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत विनियमन और मानव जो निरीक्षण है उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर पूरी तरह समाप्त नहीं करता है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट होगा।
आगे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कभी कभी यहाँ पर सुर्खियों में रहने वाली मूल्य कमी भुगतान जो होता है उसकी शब्दावली का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 13 का मूल कमी जो भुगतान है। ये सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि मूल कमी जो भुगतान योजना है ये एक नीतिगत उपकरण है, ठीक है, जहां सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के और बाजारों के मूल्य के बीच यहाँ पर अंतर का सीधा भुगतान करती है, ठीक है। जब बाजार मूल्य एमएसपी से कम होता है तो इसका उद्देश्य होता है कि यहाँ पर किसानों की आय सुरक्षा करना और यहाँ पर बिना सरकार द्वारा भौतिक रूप से पूरी फसल को खरीदने के लिए। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 13 का करेक्ट आंसर सी आंसर सही होगा। ये आगे क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट है ये संबंधित यूपीआई से, तो गलत हो जाएगा, है ना। एलपीजी से भी संबंधित नहीं है और यहाँ पर जीएसटी है जो नीचे लास्ट में दे रहा है जीएसटी वाला, इससे भी संबंधित नहीं है, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये सब इसमें नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिव्यांगजन अधिकार संशोधन नियम 2024 के अंतर्गत सही बता रहा है? देखते हैं इसको 14 को। पहला बोले इन संशोधन का उद्देश्य पुलिस स्टेशन, जेल और यहाँ पर आपदा जो सामान है ये केंद्रों की भौतिक पहुंच योग्यता फिजिकल यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी होती है उसमें सुधार करना होता है। पहली बात 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जून 2024 में संशोधन में जो शैक्षिक संस्थान थे उसके लिए विशिष्ट पहुंच योग्यता कोड शामिल किए गए थे, ना कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन, जेल और आपदा शमन केंद्र। तो ये बात गलत होगी। सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड बात इसमें है इन संशोधनों में बैंकिंग क्षेत्र के लिए विशिष्ट पहुंच योग्यता मानकों को दिशा निर्देश शामिल किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, इन संशोधन ने विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने और यहाँ पर विशिष्ट दिव्यांग पहचान जो है कार्ड आवेदन करने के लिए प्रक्रिया को परिष्कृत किया। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तो 2 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोल्डन हैंड शेक नीति का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर डी, ठीक है। सार्वजनिक जो उद्यम है इसकी जो अतिरिक्त श्रम शक्ति है इसमें मुक्ति पाने की सहायता के लिए यहाँ पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ करने वाली सरकारी नीति, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्डन शेक है ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है, एक वित्तीय व्यवस्था है जिसमें यहाँ पर कर्मचारियों को विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को कंपनी छोड़ने पर एक महत्वपूर्ण विच्छेद पैकेज की पेशकश की जाती है ताकि यहाँ पर संगठन की अतिरिक्त श्रम शक्ति को कम किया जा सके, ठीक है। डी आंसर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 है। निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करना है। यह बुरा वह साधन है जो सेवा पदायगी में अंतराल का मापन, मूल्यांकन एवं पहचान करता है ताकि यहाँ पर अपेक्षित जो लाभार्थी उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता के साथ इन अंतरालों में सुधार करने का वचन देता है, ठीक है। अपने सार रूप में ये जो नागरिक होते हैं इनकी योजना प्रभावशीलता का उनके समग्र प्रभाव को देखकर मापन करने के लिए अधिकार को संपन्न करता है। तो ये परिच्छेद है किसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर। ये बात कर रहा है सोशल ऑडिट की, है ना। सोशल ऑडिट की यहाँ पर ये बात कर रहा है, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इसको बोलते हैं, उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसे सरकारी आयोग की जो अनुशंसा है उस पर गठित किया गया था या स्थापित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका 17 का गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण संस्थानम समिति की सिफारिश के आधार पर 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, ना कि सरकारी आयोग की अनुशंसा पर। बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, सीबीआई को जांच की कानूनी शक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से प्राप्त होती है। सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि सीबीआई को अपनी शक्तियां दिल्ली की विशेष जो पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है, ना कि यहाँ पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरी बात है यह प्रत्यक्षता प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। यह भी क्या होगा? ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई प्रत्यक्षता प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य नहीं करता है। ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करेगा। तीनों बातें गलत है। आंसर 17 का क्या होगा? डी यहाँ से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 18 है। कभी कभी यहाँ पर सुर्खियों में रहने वाली दिल्ली वार्ता, है ना, दिल्ली वार्ता जो क्या है, ये किससे संबंधित है? दिल्ली वार्ता जो है ये संबंधित है एशियान से, ठीक है। ब्रिक्स यहाँ पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका,
ठीक है। एक आर्थिक समूह, इसकी अध्यक्षता या इसकी जो भारत में संलग्नता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ होती है। ब्रिक्स हो गया। सार्क क्या है? सार्क दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जो इसमें दक्षिण एशिया के देशों का समूह, और इसकी संलग्नता सार्क शिखर सम्मेलन के माध्यम से होती है। और एशियान, जो एशियान है, ये भारत की संलग्नता को दिल्ली वार्ता या दिल्ली डायलॉग जो होता है उसके नाम से यहाँ पर वार्षिक सम्मेलन के रूप में भी प्रदर्शन किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, जो रणनीतिक साझेदारी पर केंद्रित होती है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। यूएनईपी क्या होता है? यूएनईपी यहाँ पर जो पर्यावरण कार्यक्रम है, ये एक वैश्विक पर्यावरण एजेंसी है, ना कि एक क्षेत्रीय राजनीतिक समूह, ठीक है। तो एशियन वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 है 19 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में विचार करना है। देखते कौन सा सही नहीं है इसमें बोला है। 19वें में कौन सा सही नहीं देखते। देखो यहाँ से जो गलत हो जाएगा शिक्षा का अधिकार में, जो गलत है स्टेटमेंट, ये सी नंबर। ये अधिनियम बोला है बच्चे के निवास स्थान से 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित स्कूल के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिनियम पर प्रावधान है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के जो या क्लास 1 to 5 जो है जो बच्चे होते हैं उसमें निवास से 1 किलोमीटर के भीतर, और उच्च प्राथमिक विद्यालय को 6 से 8 जो क्लास के होंगे उसको 3 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए, ना कि 5 किलोमीटर के भीतर। तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो गलत पूछा था तो सी यहाँ से स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन 20 है चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में विचार करना है। सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। पहली बात 20 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से क्या होगा? ये 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका स्टेटमेंट मिस हो गया। 20 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट होगा ये आपको जो होगा गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वित्त पोषण प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। सभी जल्द की बस यहाँ पर सभी बोला, इसको लेकर गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बात यहाँ पर है किसी एकल व्यक्ति द्वारा चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदे जा सकते हैं। ये बात गलत है। एकल व्यक्ति भी यहाँ पर क्या है? चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, तो ये बात क्या होगी? गलत हो जाएगी। तीसरा, केवल स्टेट बैंक एसबीआई को ही चुनावी बॉन्ड बेचने की दिक्कत किया गया, ये बात सही है। ओनली 3 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर जो इसमें मिस्टेक हो गया ना, पॉइंट लिखना है, ये मैं यहाँ पर जो ये पीडीएफ निकालते हैं ना, पीडीएफ प्रिंट करते हैं, बनाते हैं जो पेपर को, इसमें एडिट करते हैं, इसने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर पॉइंट नहीं रखे। बाकी आप समझ सकते हो, मैं बताता जा रहा हूँ जो मिस्टेक हो रहा है। जैसे मिस्टेक में क्या है, बस यहाँ पर जो 1 2 3 लिखना ये सब भूल गए हैं ना, आप किसी में 1 कर दिए, किसी में 2 लिख दिया। बाकी मैं आपको समझाता चल रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर इसमें है। आपको क्वेश्चन से मतलब है कि क्वेश्चन क्या समझ है, क्वेश्चन को देखना है आपको, ठीक है। बाकी मैं आपको एक एक चीज़ें कराता रहूँगा, और जो पीडीएफ रहेगा या जो इसका पेपर रहेगा उसमें आपको सब सही रहेगा, सही करके मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं। 21 है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है यह बाल अधिकारों के अपवंचन और उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर जांच कर सकता है, और स्वतः ही यहाँ पर जो प्रकरण होते हैं उसका संज्ञान ले सकता है। क्या होगा? 21 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। पहली बात क्या हो जाएगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, ये स्कूल पाठ्यक्रम बाल जहाँ पे अधिकार है इसके समावेशन शिक्षकों को बच्चों के संबंध में रखने वाला क्रमिक जो प्रशिक्षण है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। सेकंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा है ये केंद्र और राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन किसी भी किशोर संरक्षण गृह का निरीक्षण कर सकता है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, बेहुद्दीन कलम त्यौहार निम्नलिखित में से किन जनजातियों का सर्वाधिक यहाँ पर लोकप्रिय यहाँ पर सांस्कृतिक उत्सव होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर बी जवंतिया इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 22 हो गया 23 को। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है भारत में भ्रष्टाचार कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं या कौन से कदम उठाए गए? देखो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, एक तो लोकपाल का लोकायुक्त 2013 का अध्ययन पहले बात से करेक्ट है, जो यहाँ पर केंद्र और राज्य के यहाँ पर भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र संस्था प्रदान करता है। सेकेंड बात, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगा।
जो 2005 में लागू हुआ था। तीसरा है प्रमुख सरकारी खरीद गतिविधि में सत्यनिष्ठा समझौता को अनिवार्य करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा प्रोबिटी इनसाइट का शुभारंभ, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबिटी इनसाइट है इसका शुभारंभ एक पहले जगह पर, हालांकि यहाँ पर प्रोबिटी शब्द सत्यनिष्ठा को ही दर्शाता है। चारों बात ऐसे सही है। आंसर 23 का क्या होगा? डी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। डी चारों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 24 नंबर देखते हैं। 24 है भारत सरकार की ई ताल पहल संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ताल पहल है ई गवर्नेंस एप्लीकेशन के माध्यम से की गई जो इलेक्ट्रॉनिक लेन देन है उसको ट्रैकिंग करना। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो विभिन्न सरकारी जो अनुप्रयोग होते हैं केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किए गए जो इलेक्ट्रॉनिक्स लेन देन है उसकी संख्या को स्वचालित रूप से कैप्चर करना। राइट, तो सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI इसके बारे में विचार करना। ये सेलुलर सेवाओं के लिए नवीन लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है, पहली बात क्या है 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेलुलर सेवा है इसके लिए नए लाइसेंस केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ना कि TRAI के द्वारा। TRAI के द्वारा गलत हो जाएगा। दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण करेगा, ये बात इसकी करेक्ट है। जो टैरिफ होगा उसका निर्धारण ये खुद करता है। राइट, और मूल्य सुनिश्चित करता है, और यहाँ पर यह प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ प्रस्ताव की समीक्षा भी करेगा। दूरसंचार क्षेत्र में विवादों का निपटान के लिए ये भी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जनवरी 2000 जो जनवरी है उसमें सन 2000 से यहाँ पर प्रभावी एक अध्यादेश द्वारा ट्राई के जो अधिनियम थे उसमें संशोधन किया गया था, जिससे बाद में ट्राई में जो न्यायिक विवाद थे उसको लेकर के एक अलग निकाय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली जो न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारी सेवाओं या उसके बीच विवादों का निपटान करता है। ठीक है, तो ये बात गलत होगा। आगे देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। 2 करेक्ट है, तो बी आंसर सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश एशिया प्रशांत व्यापार, कौन से देश यहाँ पर एशिया प्रशांत जो व्यापार है इसमें समझौते में लेकर बैंकॉक समझौते के पक्षकार होंगे? आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक तो भारत, बांग्लादेश और चीन, थाईलैंड, सिंगापुर उसमें नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत, बांग्लादेश और यहाँ पर जो चाइना है यहाँ पर जो सभी वास्तविक सदस्य हैं इसके। राइट, और यहाँ पर जो बोला है कि थाईलैंड और सिंगापुर ये आपके गैर सदस्य हैं। ठीक है, गैर यहाँ पर पक्षकार, तो ये बात ये गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3 सी यहाँ से सही आंसर है। इसके साथ भाग लेने वाले पक्षकार थे बांग्लादेश, चीन, भारत, है ना, और यहाँ पर जो लाओ PDR है मंगोलिया, कंगो गणराज्य और श्रीलंका शामिल है इसमें। तो 4 ये 3 ये 7 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, और यहाँ पर थाईलैंड, श्रीलंका और थाईलैंड और सिंगापुर इसमें वास्तविक सदस्य इसका नहीं है। 1 2 3 करेक्ट है, सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला जो प्रकाश सिंह वाद जो है किससे संबंधित होगा? प्रकाश सिंह वाद किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 27 का ये पुलिस अधिकारों से या पुलिस सुधारों से संबंधित होगा। ठीक है, यह प्रश्न यहाँ पर प्रकाश जो पंजाब के पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नाम बारे में नहीं, बल्कि यहाँ पर सेवानिवृत्त जो IPS अधिकारी थे प्रकाश सिंह से उनके संबंधित एक ऐतिहासिक कानूनी मामले में बताता था ये बात। ठीक है, क्वेश्चन 28 है नेशनल हेल्थ स्टेक के संबंध में विचार करना है। यह देश के सभी नागरिकों के लिए केंद्रीकृत स्वास्थ्य अभिलेख की परिकल्पना करता है। पहली बात 28 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था या आरंभ किया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर नीति आयोग है उसके द्वारा पर प्रस्तावित किया गया था, और इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, ये बिग डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग को उपयोग करने के लिए प्रयास करेगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। राइट, और जिससे क्या होगा उन्नत प्रौद्योगिकी तकनीकी की देखभाल और मजबूत करने का प्रयास करेगा। तो 1 और 3 करेक्ट है। आंसर 28 का क्या होगा? सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर को सॉरी यहाँ पे कितना नंबर था ये? 28 नंबर, 29 नंबर है, 29 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य होगा? ठीक है, देखते हैं इसको। पहला ये बोला है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना और सभी को वहनीय यहाँ पर लागत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को समय प्रदान करना। पहली बात एकदम करेक्ट है। सेकंड यहाँ से
निःशुल्क दवाओं और निदान, आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा, सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना हेतु देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान को सुदृढ़ बनाना, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को 5 लाख बीमा सुरक्षा प्रदान करना। देखो पूरी बात उसने यहाँ पर दे दी एक एक करके, एक एक पॉइंट में, और पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे बात बताइए, ठीक है, और एकदम करेक्ट भी है तीनों। आंसर यहाँ से क्या होगा, सभी सही है। तो 29 का आंसर, 29 का आंसर क्या होगा, डी में 1 2 3 होना चाहिए ना, डी यहाँ से आंसर होगा इसका। सॉरी डी नहीं, बी लिखा है यहाँ पे, लिखा तो है ये बी, ठीक है, बी के यहाँ से करेक्ट आंसर इसका, क्योंकि सभी बातें इसकी सही है, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन आगे है 29 हो गया, 30 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखो 29 क्वेश्चन है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है, जैसे कि यहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हो, अभी डेटा आए थे इंपॉर्टेंट, जैसे कि बताना है इसमें पॉइंट कि जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 67.5%, 5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष हो गई है, ठीक है, ये करना। और यहाँ पर सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी उसका 2.5% सार्वजनिक स्वास्थ्य जो व्यय है उस पर खर्च करने का लक्ष्य हासिल करना है। 2 पॉइंट इसके है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मृत्यु दर घटाकर 23 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाना होगा। ये कुछ इसके 3 पॉइंट थे यहाँ पर 2025 से कुछ जो लक्ष्य आए थे उसको लेकर के बताए गए, आप नोट कर सकते हो तीनों पॉइंट को। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य समाज में कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। पहली बात, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि यहाँ पर कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, नालसा का मुख्य संरक्षक यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, सही है। ये विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटान हेतु लोक अदालत जो होते हैं उसमें उसकी स्थापना करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से सही आंसर है। 31, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने देते हैं। दो यहाँ पर युग्म दे रखे हैं, पहला घोषणा और दूसरा यहाँ पर विषय दे रखा है। पहली बात बोला है योग्यकर्ता सिद्धांत जो होता है ये यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यौन जो अभिविन्यास है लैंगिक की पहचान करना और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांत को एक समूह माना जाता है। सेकेंड बात है आलमा अता घोषणा, ये क्या है, महिला समानता। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आलमा अल्ता जो अता डिक्लेरेशन है ये प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर के होगा, ना कि महिला समानता को लेकर। इंपॉर्टेंट बात है, लिख सकते हो आप, ठीक है। तीसरा, बीजिंग घोषणा पत्र और कार्रवाई मंच सार्वजनिक स्वास्थ्य। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये महिला अधिकारों और लैंगिक समानता संबंधित है, ना कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से। ये बात गलत है, ओनली 1 करेक्ट है। एक यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 32 है, देश के प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की जा रही है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर, यहाँ पर की जा भी चुकी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय मणिपुर इंफाल में स्थापित किया गया। ये खेल शिक्षा को समर्पित भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 33 है, राष्ट्रीय पुलिस मिशन के संबंध में विचार करना है। इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जाता है या कार्यान्वित किया गया। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय पुलिस मिशन इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के तहत की गई थी और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तहत यहाँ पर जो एनएचआरसी है उसके पर्यवेक्षण में कार्यान्वित नहीं किया गया, गलत हो जाएगा। यह आतंकवाद विद्रोही साइबर एवं आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में विशिष्टीकरण लाने की दिशा में काम करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 33 का करेक्ट आंसर, 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली 2 बी। 34 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के जो राजनीतिक सुधार उसमें संबंधित कई निर्णय दिए थे, उसको लेकर के कौन सा बात राजनीतिक सुधारों से संबंधित है जो भारत संघवाद 2013 में बताता है। देखते हैं इसको। आंसर हो जाएगा यहाँ से पहला स्टेटमेंट बोला है, संशोधन ने यौन उत्पीड़न के कुछ मामलों को मृत्युदंड का प्रावधान पेश किया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, ये अधिनियम बालक की परिभाषा को 16 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति होते हैं उसको सीमित करता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये अधिनियम जो बालक की परिभाषा 16 वर्ष के सीमित नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो पॉक्सो अधिनियम है 2012 था, तो उसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बच्चा माना जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, ये अधिनियम
सुनिश्चित करता है कि ऐसे मामलों में जांच 6 महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 1 और 3 बात सही है, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या था, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत में राजनीतिक सुधार को लेकर के कई निर्णय दिए गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा था भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राजनीतिक सुधार को लेकर के क्वेश्चन था ये, है ना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उसके राजनीतिक जो सुधार थे उसको लेकर के कुछ निर्णय दिए गए थे, उसको लेकर के भारत संघवाद में 2013 को लेकर के बताई गई थी बात। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से सुधारों से संबंधित है, ऐसा करके यहाँ पर क्वेश्चन होगा 34 में। तो आंसर यहाँ पे 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, आगे आते 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र नियामक संस्थाओं के संबंध में विचार करना है। स्वतंत्र नियामक संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य नीतिगत निर्णय को अल्पकालिक या राजनीतिक दबाव से अलग रखना होगा। पहली बात, 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, मतलब जो राजनीतिक दबाव से दूर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ताकि जो निष्पक्षता है सुनिश्चित हो सके और वस्तुनिष्ठ निर्णय सुनिश्चित हो सके, जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, सेकंड बात है, किसी विनिमय या विनियामक संस्था की वैधानिक समूह जो होती है उसकी स्वतंत्रता ये सुनिश्चित करती है कि वह पूर्णतः जवाबदेही से मुक्त हो जाती है। सेकंड बात यहाँ पर गलत, क्योंकि यहाँ पर जो विनियामक संस्था है ये वैधानिक स्वतंत्रता को उसी राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पूर्ण तरीके से जवाबदेह मुक्त हो जाएगी। वे विभिन्न जो कानूनी संस्थागत तंत्र होते हैं उसके माध्यम से जवाबदेह होती है। तो ये बात गलत है, ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 है, लोकपाल और यहाँ पर लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में जो अंतर्गत शक्ति है उसके संबंध में किन किन तक यहाँ पर विस्तृत होगी बतानी है। देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स हो गया, ये प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री और संसद के सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रधानमंत्री पहला, ठीक है, दूसरा संसद के सदस्य, तीसरा सिविल सेवक। ठीक है, तो यहाँ पर बोले कितने यहाँ पर हैं जो लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो शक्ति के तक विस्तृत होंगे। आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर यहाँ से जो होगा ये क्या होगा, 36 का जो आंसर हो जाएगा सभी तीनों ऐसे स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सभी क्या है ये जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डी यहाँ से इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकपाल के जो अधिकार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री शामिल होता है, संसद सदस्य वो भी यहाँ पर शामिल होगा। सांसद जैसे लोकपाल के पास यहाँ पर संसद सदस्यों की जैसे मंत्री हैं उसके सहित यहाँ पर कुल जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के आरोप जांच करने का अधिकार क्षेत्र शामिल करता है। और यहाँ पर सिविल सेवक को लेकर के भी केंद्र सरकार समूह A B C D के जो सभी यहाँ पर अधिकारी लोकपाल अधिक क्षेत्र में आएंगे, इसके तीनों बातें इसकी करेक्ट होगी। आंसर डी यहाँ से क्या होगा, 36 का करेक्ट आंसर है। 37 देखते हैं। 37 है, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता के संबंध में विचार करना है। ये नागरिकों को चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षित करने के लिए तैयार किया गया कार्यक्रम होगा। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, ये राज्य की निर्वाचक सहभागिता के इतिहास को ध्यान में रखता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये राज्य की सामाजिक, आर्थिक, जो सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी प्रोफाइल है उसके साथ साथ पिछले जो चुनाव हैं उसकी निर्वाचन सहभागिता का इतिहास में ध्यान रखकर बनाता है। तीसरी बात है, इससे निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये बात सही, क्योंकि यहाँ पर इसका प्राथमिक लक्ष्य मतदाता पंजीकरण को बढ़ावा देना और मतदाता जागरूकता को फैलाना, भारत में मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देना, यहाँ पर इससे अधिक सहयोगी बनाना, लोकतंत्र का निर्माण हो सके, और यहाँ पर इसे जो भारत के निर्वाचन आयोग उसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो तीनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के नागरिक चार्टर के संबंध में विचार करना है। पहला, नागरिकों को सेवाओं के प्रतिबद्ध वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय साधन होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर नागरिक चार्टर एक स्वैच्छिक और क्या होता है, लिखित दस्तावेज होता है जो सेवा प्रदाताओं और सेवाओं में मानकों की गुणवत्ता, शिकायत और निवारण तंत्र के संबंध में नागरिकों को अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत में नागरिक जो चार्टर कानून है रूप से प्रवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। ठीक है, क्या होगा, प्रवर्तनीय दस्तावेज नहीं है, और ये मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवा संगठन के इरादे की घोषणा करने के रूप में काम करता है। राइट, तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं,
इसके निर्माण और कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। बी यहाँ से सही आंसर है 38 का। 39 देखते हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी जो अधिनियम है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोल रहे हैं 39 में, ये केवल प्रवर्तन निदेशालय होते हैं इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। क्या क्वेश्चन था? इसमें बोला कि यहाँ पर किसके जो इसका वहाँ पर संपत्ति की कुर्क करते हैं, जो भगोड़ा अपराधी होते हैं अपराधी, तो किसके पास अधिकार होता है उनकी संपत्ति कुर्क करने का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर इसका 39 का करेक्ट आंसर बी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्यायालय। बी यहाँ से करेक्ट आंसर। किसी यहाँ पर व्यक्ति को भगोड़ा अपराधी जो घोषित करने के उसकी संपत्ति जो होती है उसको जब्त करने का अधिकार धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत निर्दिष्ट एक विशेष न्यायालय के पास होता है, और प्रवर्तन निदेशालय ED इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? बी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। राइट, स्पेशल कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेष। आगे आते क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण राष्ट्रीय यहाँ पर जो स्वराज अभियान उसके बारे में विचार करते हैं। इसी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। पहली बात, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। पहली बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण स्वराज अभियान है ये भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय उसकी योजना है, ना कि यहाँ पर ग्रामीण विकास की। गलत हो गया। सेकेंड बात है, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसे पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। ये बात करेक्ट है। नहीं, गलत हो गया बात, क्योंकि यहाँ पर देखो ये योजना केंद्र प्रायोजित योजना होगी, है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती वो होगी, ना कि यहाँ पर केंद्र की प्रायोजित केंद्र की योजना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 60-40 का रेशियो होगा। राइट, जिसमें 60 सेंट्रल और 40 यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होगा। राइट, तो यहाँ से ये बात क्या होगी? पूर्ण रूप से केंद्र सरकार नहीं बन करेगी। गलत हो जाएगा। तीसरा, इसका लक्ष्य शासन क्षमताओं को विकसित करना और ग्रामीण जो यहाँ पर स्थानीय निकाय हैं इसके आत्मनिर्भर और वित्तीय सुदृढ़ रूप से बनाना। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 बात इसकी सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका सही पूछा है तो 1 और 3 इसमें स्टेटमेंट में नहीं दे रखा है। क्वेश्चन सही पूछा है तो पहला यहाँ पर सही था। ठीक है, स्टेटमेंट तो सही है। पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, हाँ पे देखो अपना क्वेश्चन अपना कथन सही है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक उन्होंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। क्वेश्चन तो पेपर तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो ये टाइपिंग करते हैं मिस्टेक, जो आंसर का टाइपिंग करते हैं उन्होंने मिस्टेक किया यहाँ पर। देखो पहली बात यहाँ से अपनी क्या है, ये करेक्ट होगी, और तीसरी बात भी करेक्ट होगी। सेकेंड बात यहाँ पर ही गलत होगी। तो 1 और 3 अपना आंसर हम लोग लिख लेते हैं। तो आंसर यहाँ से बी हम लोग करवा लेते हैं इसको। ठीक है, बी को 1-3 यहाँ पर कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो बी यहाँ पर 1-13 हो जाएगा। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ये कोई गोद लेने, दत्तक ग्रहण करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, वह गोद लेना या दत्तक लेने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है, ना कि आप तो यहाँ पर ये जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण है, ऑनलाइन और अंतर्देशीय जो दत्तक ग्रहण केंद्र इसको विनियमित करने का वाला नोडल निकाय होता है। तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यहाँ पर गोद लेने का अधिकार संवैधानिक जो अधिकार होता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ से पहले गलत हो गई। दूसरा है हाँ, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ऑनलाइन और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण है इसको विनियमित करने वाला नोडल निकाय होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय होगा और देश के भीतर अंतर्देशीय जो दत्तक है उनको ग्रहण को लेकर विनियमित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाथ से मैला उठाने वाले जो कार्मिक होते हैं उनके पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना के बारे में विचार करना है। ये हाथ से मैला उठाने वाले जो उनके आश्रित उठाने वाले और उनके जो आश्रित हैं दोनों को बिना उनकी आय के विचार के पुनर्वास लाभ प्रदान करता है। पहली बात 42 का पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बात है
इस योजना के अंतर्गत कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें यहाँ पर 40,000 की एक मुफ्त नगद सहायता के रूप में स्वरोजगार परियोजना के लिए 5 लाख रुपए तक पूंजी सब्सिडी शामिल होती है। तीसरा है इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तीसरी बात, यहाँ से जो हाथ से मैला उठाने वाला जो पुनर्वास स्वरोजगार योजना जो होती है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो तीनों बातें यहाँ से क्या है, सही है। पहली बात भी यहाँ से इसकी सही थी। ठीक है, आंसर क्या होगा, तीनों यहाँ से करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से सही आंसर है। 43 देखते हैं। 43 है, निम्नलिखित पर विचार करना। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम मनरेगा उसका स्थान ले लिया है ना। पहली बात क्या है, पहला स्टेटमेंट 43 का जो रहेगा ये क्या होगा, करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात, ये नया अधिनियम ग्रामीण घरों के लिए वैधानिक रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की अवधि दिन की प्रति वित्तीय वर्ष करेगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, सामाजिक लेखा परीक्षा सोशल ऑडिट प्रक्रिया में जो सोशल ऑडिट प्रक्रिया होती है उसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से इसे सोशल जो ऑडिट ग्राम है उसको लेकर के सभा की बैठक का संचालन करना अनिवार्य किया गया है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में विचार करना है। ये एक संवैधानिक निकाय है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। और ये 1987 के यहाँ पर तकनीकी शिक्षा देखने के लिए 1987 में संसद द्वारा अधिनियम के रूप में वैधानिक के रूप में स्थापित किया गया था। ये एक तकनीकी संस्थान कार्यक्रम या प्रत्यायन के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को विकास सुनिश्चित करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मानदंड इसके जो होते हैं इनके मानकों की योजना रख रखाव के लिए जिम्मेदार होता है और इनकी माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन और मुख्य रूप से राष्ट्रीय जो प्रत्यायन बोर्ड है उसके द्वारा किया जाता है, ना कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। तो ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के लिए एक पहल होगी। तीसरी बात से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा 1 और 3 बातें इसकी सही है। 44 का आंसर बी। 45 है, निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा सुशासन की स्थापना में बाधा के रूप में कार्य करने की संभावना होती है। आंसर हो जाएगा 45 का। एक तो पहला, सिविल सेवक जो होते हैं सिविल सेवक उनके उदासीन असंवेदनशील और संकुचित दृष्टिकोण। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड है, जिससे क्या होता है इनकी जो संवेदनशीलता आवश्यक होती है उदासीनता में एक बड़ी बाधा बनती है। सेकेंड बात है, सरकारी कर्मचारियों में जवाबदेहिता का अभाव। ये भी क्या होगा, यहाँ पर इनके सुशासन की स्थापना के रूप में बाधा करेगी और संभावना इसकी हो सकती है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में जागरूकता का निम्न स्तर। ये भी बात यहाँ से सही होगी। तीनों बातें यहाँ से क्या है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्यों का जो जागरूकता है उसका निम्न स्तर सुशासन की सफलता में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और नागरिक के बोझ को उनके कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण होगा। जागरूकता की कमी भी एक बाधा बन सकती है। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में विचार करना है। पहला, इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत केवल विवाह करने वाले दंपति द्वारा की जा सकती है। पहली बात 46 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दंपति द्वारा नहीं बल्कि बाल विवाह या निषेध अधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा भी कर सकता है इसमें। ठीक है। सेकेंड, ये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करेगा। बात एकदम करेक्ट है। तीसरा, इस अधिनियम के तहत भारत में सभी बाल विवाह स्वतः शून्य माने जाते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में बाल विवाह स्वतः शून्य नहीं माने जाते। आमतौर पर बाल विवाह उस पक्षकार विकल्प पर शून्यकरण होता है जो विवाह के समय बच्चा था। ठीक है, और वयस्क होने पर वे 2 साल के भीतर अदालत में याचिका दायर कर सकता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे बलपूर्वक या तस्करी द्वारा भी यहाँ पर विवाह शून्य माना जाता है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, केवल 2। आंसर यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा, केवल 2। क्वेश्चन 47 है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संबंध में विचार करना है। ये एक निर्वाचन प्रणाली है जो एक प्रतिनिधि निकाय के निर्माण का प्रयास करती है और यदि निकाय एकल दल के प्रति जन समर्थन में समग्र वितरण को प्रतिनिधित्व करती है तो अच्छा पूरा यही स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट समझ नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं। 47 पढ़ते हैं इसको फिर से। अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व उसके बारे में विचार करना है। ये बोला एक ये निर्वाचन प्रणाली है जो एक प्रतिनिधि निकाय के निर्माण का प्रयास करेगी। ठीक है, यदि निकाय एकल दल
और प्रति जन समर्थन के वितरण को प्रदर्शित करे तब। ठीक है, तो पहला बात ये बोला है। ठीक है, सेकंड बात मतलब पहला क्या होगा स्टेटमेंट, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक चुनावी प्रणाली होती है। ठीक है, जिसे यहाँ पर एक प्रतिनिधि सरकार या प्रतिनिधि निकाय बनाने को लेकर के डिजाइन किया जाता है, जो किसी एकल दल के रूप में समर्थन करना उसके समग्र वितरण को प्रतिबंधित करेगा, जो उसके प्राप्त वोटों के अनुपात में होता है। पहली बात सही होगा। सेकंड, थोड़ा सा कठिन स्टेटमेंट है ये, है ना, ध्यान से पढ़ना है इसको। सेकंड है पॉलिटी के बच्चा थोड़ा गवर्नेंस टफ होता है। ठीक है, सेकंड बात है इस प्रणाली में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। सेकंड बात यहाँ पर गलत है। जिस प्रणाली में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है वह फर्स्ट पार्टी द पोस्ट सिस्टम या साधारण बहुमत प्रणाली होती है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर सीटें किसी पार्टी में डाले गए कुल जो मत होते हैं उसके अनुपात में निर्धारित किया जाता है, ना कि केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत जीतने के आधार पर। तो ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक बात सही है। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन 48 है निम्नलिखित पर कौन सी समितियां कारपोरेट शासन से संबंधित हैं। कारपोरेट शासन से संबंधित है एक तो यहाँ पर उदय कोटक समिति, ठीक है, 2017 में सूचीबद्ध कंपनियों को लेकर बनाया गया था और उदय कोटक की अध्यक्षता में यहाँ पर गठित किया गया था इसका। नारायण मूर्ति समिति, ये भी आपका क्या सेबी द्वारा 2002-3 में NR राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिससे यहाँ पर कॉर्पोरेट शासन के जो मौजूदा ढांचे हैं उसको मजबूत करने का उपाय हो जाएगा। और मंगलम बिरला समिति, ये भी यहाँ पर सेबी द्वारा 1999 में मंगलम बिरला की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, जिसका उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियों को कॉर्पोरेट शासन में मानकों को बढ़ावा देना। तीनों करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है 49 है आउटकम बेस्ड गवर्नेंस के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, आउटकम बेस्ड गवर्नेंस मतलब परिणाम आधारित शासन इसको बोलते हैं। परिणाम आधारित शासन एक आधुनिक दृष्टिकोण है जो सरकार की प्रभावशीलता को मापने के तरीके बदलता है ना। ये तो मैंने इसकी बात बताई। तो स्टेटमेंट में आते हैं, आउटकम बेस्ड गवर्नेंस की नीति की सफलता का मूल्यांकन मुख्यतः इनपुट या व्यय की मात्रा के बजाय वास्तविक सामाजिक परिणामों के आधार पर किया जाता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। सेकेंड, आउटकम बेस्ड गवर्नेंस जो होता है, हिंदी बोलते हैं इसको परिणाम आधारित शासन। परिणाम आधारित शासन अपनाने से सार्वजनिक नीति में लक्ष्यों में निर्धारण करने की निगरानी की आवश्यकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में इस प्रणाली में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण और सख्त निगरानी की आवश्यकता होती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, और यहाँ पर जो आउटकम बेस्ड गवर्नेंस है ये अपनाने के सार्वजनिक जो नीति लक्ष्य है इसको जो निगरानी करने के लिए कर स्वतः समाप्त नहीं होती है। तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए सुनिश्चित करने के लिए नियम और जानकारी को प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर निगरानी की आवश्यकता को स्वतः समाप्त करना ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है यहाँ से। आंसर क्या होगा 49 का एक बात इसकी सही है, ए नंबर। क्वेश्चन 50 है भारत में सिविल सेवकों की जवाबदेही को निश्चित निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। भारत में सिविल सेवक की जवाबदेही होती है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर। ये एक तो यहाँ पर पहला आचार संहिता, ठीक है, दूसरा नैतिक संहिता, तीसरा सतर्कता आयोग। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वह राज्य विधायिका के सदस्यों के लिए उपलब्ध सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का उपयोग कर सकता है। पहली बात 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में महाधिवक्ता राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय में समक्ष उपस्थित होने का अधिकारी होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 51 का सी बात इसकी सही है। ठीक है, तो इस टाइप से देखो 51 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किए, राइट। 51 क्वेश्चन डिस्कस हुए। 52 से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे 52 से 100 तक, राइट। जो 51 क्वेश्चन हुए इसमें देखो कुछ मिस्टेक बीच में था, जैसे कि यहाँ पर मिस्टेक में क्या था, कुछ यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक हो गया है ना, बाकी और कुछ यहाँ पर मिस्टेक नहीं है, सिर्फ नंबर का ऊपर नीचे जो है जो प्रिंट करने में थोड़ा सा या फिर फॉन्ट चेंज करने में इसको चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो है मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो गवर्नेंस है ये थोड़ा सा पॉलिटी की अपेक्षा टफ होता है और ये मेंस का टॉपिक है, तो इस वजह से थोड़ा सा टफ है। तो इनको आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है बैठ के। ठीक है, 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहे हैं उनको लेकर के प्रैक्टिस करना है थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नेंस से क्वेश्चन और यहाँ पर जो मेंस का टॉपिक है उससे क्वेश्चन यूपीएससी बढ़ा रहा है पूछने का तरीका, है ना। तो
करना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में, और ज़्यादातर लोग टेलीग्राम पे जुड़े हो, टेलीग्राम पे कुछ पूछना रहेगा तो वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। और इसका अगला टेस्ट रहेगा पार्ट मतलब जो रहेगा वो मैं कल लेके आऊँगा, और इसके बाद अभी लेके आने वाला हूँ जो यहाँ पर दृष्टि का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 7वां, उसका पार्ट 2 वो आपको मिलेगा 1 से 2 या 2:30 बजे के बीच में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूँगा आपको, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।